हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो आपको ले जाता है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, बताता है वहां की बड़ी पेचीदा बातों को बड़ी आसान भाषा में। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन दें, अच्छे तरीके से इंस्पायर करें, ताकि अगर आपका कोई सपना है, आपका कोई पैशन है, आपका कोई जुनून है या आपका कोई ख्वाब है जिसे आप स्टार्टअप के जरिए साकार करना चाहते हैं, तो आपको इस शो के जरिए एक आसानी मिले, ऐसी जानकारी मिले जिससे आपको मदद हो। हम एक गाइड के तौर पर आपको पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपना सपना साकार कर सकें। और इसी कड़ी में हम बहुत सारे दिग्गजों को इस यात्रा में जोड़ते हैं जो बताते हैं अपने अपने स्टार्टअप के अनुभवों के बारे में, उसकी चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में। अगर हम भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो इसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंच से कह चुके हैं कि जो हम विकसित भारत का बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो बगैर स्टार्टअप के योगदान के पूरा नहीं हो सकता। अगर मैं हाल फिलहाल के कुछ ट्रेंड्स को देखूं तो आपको बता दूं कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि फंडिंग की चुनौतियों के बीच इस अगर हम पिछले कुछ आंकड़ों को देखें तो 18 सौदे, बहुत इंपॉर्टेंट सौदे ऐसे रहे जिसमें 250 मिलियन डॉलर तक का भी एक हफ्ते में जो है वो एक्यूमुलेटिव फंड इन स्टार्टअप्स ने जुटाया। 72% की वृद्धि जो है फंडिंग में देखी गई है और ये जाहिर सी बात है एक प्रोत्साहन भी है, हौसला भी बढ़ाता है। घरेलू स्टार्टअप्स हों या फिर नए नए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, खासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जो काम हो रहा है वो सभी बहुत ही बेहतरीन है। तो आज इसी तरह की हम चर्चाएं करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम इस पूरे हफ्ते की सबसे कह सकते हैं ना सबसे आकर्षक जो घटना रही उसकी बात करें तो वो रहे एलन मस्क। एलन मस्क ने अमीरी की दुनिया में जो कह सकते हैं कि अपना एक नया मुकाम बना लिया है। मेरे सहयोगी शरद दुबे आपको पूरी डिटेल देंगे। जी शरद, बताएं एलन मस्क ने आखिर ये कारनामा किया कैसे? जी बिल्कुल, मैं आप आज को एक शानदार इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पहले व्यक्ति एलन मस्क बन चुके हैं जहाँ पे इनका नेटवर्थ 400 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया है। इतने सारे ज़ीरोज़ इनके नेटवर्थ में है कि काउंटिंग करने में मुश्किल होगी। लेकिन ये 400 बिलियन डॉलर का इनका नेटवर्क आया कैसे, इस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन याद रखिए, इस साल एलन मस्क के लिए एक शानदार साल भी रहा है। देखा जाए तो 218 बिलियन डॉलर्स जो उन्होंने अपने नेटवर्थ में ऐड की है। करेंटली ये आंकड़ा जो है बढ़ के 447 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 450 बिलियन डॉलर का नेटवर्थ आ चुका है। लेकिन ये एक दिन में जो है इससे बढ़ोत कैसे देखने मिली है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक इनसाइडर शेयर सेल हुआ था उनके प्राइवेटली हेल्ड कंपनी जिसका नाम है स्पेसएक्स। जब हम स्पेसएक्स की बात करते हैं तो उसमें जो है ऑफकोर्स मार्स के ट्रिप्स, बड़े बड़े पेलोड जो अनाउंस करते हैं, जो जाते हैं फिर वापस भी आ जाते हैं उसी जगह पे, वो वाली कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक इनसाइडर शेयर सेल हुआ और उसके कारण ये जो डील था स्पेसएक्स का वो 350 बिलियन डॉलर का डील हुआ था। तो इस स्टेक सेल के कारण इनका नेटवर्थ भी बढ़ गया। उसके कारण एक दिन में ही, सिर्फ एक दिन में 50 बिलियन डॉलर का जो है उनकी नेटवर्थ में बढ़ोतरी देखने मिली। और ऑफकोर्स वो टेस्ला के प्रमोटर भी हैं, तो उनकी स्टेक जो टेस्ला में उसमें भी बढ़त हो रही थी। और टेस्ला जो है ओवरनाइट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 6% का ग्रोथ दिया, अगर आप एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स को भी जोड़ लें तो इसका मतलब क्या हुआ, टेस्ला का शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो उनका मार्केट कैप में इनका कंट्रीब्यूशन भी था एज अ प्रमोटर। और एक इनसाइड शेयर सेल हुआ प्राइवेट हेल्थ कंपनी का। तो एक दिन में दोनों को मिला के चौंकाने वाली आंकड़े आने वाले हैं। लगभग 63 बिलियन डॉलर्स का एक सिंगल दिन, एक सिंगल लार्जेस्ट डे एक इंसान का जो है वेल्थ बढ़ा है। ये सबसे ज़्यादा ऑन रिकॉर्ड ये आंकड़ा देखने मिला है। एक दिन में 60 बिलियन डॉलर से ज़्यादा एक ही दिन में नेटवर्थ में बढ़ोतरी देखने मिली इलन मस्क की। अब इलन मस्क के क्या कारण होंगे बढ़ोतरी के लिए? ऑफकोर्स याद रखिए उनकी एक नज़दीकी है प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा भी है कि वो बहुत पॉलिसीज़ जो हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज़ पे वो फोकस करने वाले हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो डिजिटल सेगमेंट है करेंसीज़ का, उसमें भी बुलिश नज़रिया देखने मिला। और ऐसा बुलिश नज़रिया देखने मिला कि बिटकॉइन भी 1 लाख डॉलर का जो है आंकड़ा या माइलस्टोन टच कर लिया। लेकिन याद रखिए जो गवर्नमेंट की रोल है
उसमें भी बढ़ोतरी जो है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ला रही थी ताकि टेस्ला को भी बेनिफिट हो। अब टेस्ला को कैसे बेनिफिट होगा, जैसे कुछ टाइप से टैक्स ब्रेक आ जाए ईवी व्हीकल्स के लिए, या जो ड्राइवरलेस व्हीकल्स के लिए जिस चीज़ पे इलन मस्क इतना बात कर रहे थे, उनको भी उसमें फ़ायदा देखने मिल सकता है। और ओवरऑल जो है इलन मस्क को जो है गवर्नमेंट में भी धीरे धीरे करके डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स आ रहे हैं और इलन मस्क और उनकी नेटवर्थ में भी जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही है। पर अब देखते कि टेस्ला का कैसा रहा है चाल। अब इसके जो स्टॉक प्राइसेस की बात करें, यूएस इलेक्शन के जस्ट पहले और अब तक का जो जर्नी रहा है, वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बैकर भी डोनाल्ड ट्रंप के थे। तो इलेक्शन से लेके अभी तक टेस्ला का 65% का ग्रोथ आया है। वही अगर हम इस साल के निचले स्तर की बात करें तो वहाँ से टेस्ला जो है 3 गुना हो गया, यानी कि लगभग 200% का ग्रोथ आया है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कंपनी के लिए भी, और उसका जो रब ऑफ इफेक्ट आया वो इलन मस्क को लेके था। इलन मस्क फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस में रहते हैं। टेस्ला हुआ, फिर आपका स्पेस हुआ, फिर स्टारलिंक हुआ जहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं ग्लोबली लोगों को, फिर उसके बहुत फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन एक इंसान जो पहली बार $400 बिलियन का नेटवर्थ पार करे, ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है। लेकिन याद रखिए कि इनके गैप क्या है, जो दूसरा रिचेस्ट पर्सन है उनको अगर कंपेयर करें तो जेफ बेजोस को लगभग $200 बिलियन से पीछे छोड़ दिए। जेफ बेजोस का $249 बिलियन का नेटवर्थ है। ये ब्लूमबर्ग के जो एक इंडेक्स होती है बिलियनर इंडेक्स, वहाँ से हम ये डेटा लेते हैं और आप देखिए इलन मस्क जो है लगभग $450 बिलियन पे खड़े हैं। इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर, उनका जो है नेटवर्थ लगभग $224 बिलियन का है। वही लैरी एलिसन गूगल के को फाउंडर, इनका नेटवर्थ जो है लगभग $200 बिलियन का है। और जो पांचवा रिचेस्ट पर्सन है दुनिया का, लुई विटॉन का जो पूरा जो होल्डिंग कंपनी है, उनके मालिक बर्नार्ड अर्नोल्ड का है लगभग $180 बिलियन का। और इन 5 रिचेस्ट फोक्स के बारे में बात करें तो जो टॉप 4 है वो आईटी, टेक, एआई, ईवी, इन तीनों सेगमेंट्स में है। तो फ्यूचर जो है वहाँ पे ज़्यादा आप देख सकते हैं लोगों की नेटवर्थ बढ़े जा रही है। तो ये बड़ी आंकड़ा है और इसमें सिर्फ एक ही क्लियर विनर दिख रहा है आज मुझे, वो है इलन मस्क, जहाँ पे इनका जो टोटल नेटवर्थ है $400 बिलियन के पार आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये तमाम डिटेल्स और आंकड़े हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और जाहिर सी बात है जिस तरह से ट्रंप की लीडरशिप ने मदद भी की है, और जाहिर सी बात है कि अब निवेशकों का भरोसा जो है एलन मस्क पर और ज़्यादा बढ़ता हुआ, जिसकी वजह है कि इस तरह के फिगर्स भी सामने आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब मैं अपनी चर्चा में शामिल करूंगा एक बेहद खास मेहमान को। हमारे साथ आज मौजूद हैं अर्जुनन पीएन साहब, जो कि को फाउंडर है हेबर से। हेबर एक ऐसा स्टार्टअप है जो सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण, इको फ्रेंड जो पूरा एक बिहेवियर है, उस सबको आगे लेते हुए कारोबार और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है। आखिर ये स्टार्टअप ऐसा कर कैसा रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हाल फिलहाल फंडिंग को लेकर भी काफी चर्चाएं रही हैं। तो अर्जुनन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है आपको इस चर्चा में शामिल करते हुए। हमें सबसे पहले उस खबर के बारे में बताइए जो आपने फंडिंग जुटाई है। ये कितनी बड़ी फंडिंग है, किस मकसद से ये फंडिंग जुटाई गई है, इसका इस्तेमाल कहां पर होने वाला है? सबसे पहले इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेबर को सीरीज फंडिंग राउंड में $44 मिलियन मिले हैं। इसमें से $38 मिलियन हमारी इक्विटी है। इस फंडिंग राउंड में क्रेजिस, बीनेक्स, एक्सेल जैसा बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म्स शामिल हैं। इस फंड का इस्तेमाल हमारे बिजनेस को जो ग्लोबली एक्सपैंड करने में होगा। अभी कुछ महीनों पहले ही हमारे नॉर्थ अमेरिका का अपना पहला कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अमेरिका का और एक्सपांड करने के लिए, हमारे टैलेंट ऑनबोर्ड करने के लिए भी जो है ये जो फंडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। वाकई बहुत खूब। ग्लोबल स्तर पर, यानी कि एक ऐसी तैयारी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉल्यूशंस हैं, जिसमें भी ये कंपनी बहुत स्पेसिफिकली अलग तरीके से काम करती है, उसमें अपना दखल बढ़ाया जाए। चलिए अर्जुनन साहब, मैं अगले सवाल के साथ आता हूं। हेबर, इसकी शुरुआत कहां से हुई, क्या सोच थी इसके पीछे, और अब तक की जो यात्रा रही है वो किस तरह की रही है? देखिए, मैंने अपने कैरियर का जो है काफ़ी साल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में किया है और उनके चुनौतियों को समझा है। अरे, अगर आप इंडस्ट्री की गौर रहे हैं तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का काफ़ी रोल
प्ले करता है यहाँ पे, जैसा कि क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन से लेके प्रोडक्टिविटी ऑप्टिमाइजेशन तक। अगर आपके पास टीम है तो भी स्ट्रगल बहुत अलग है। अगर प्लांट में कोई इश्यू हो तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को वहाँ रहना पड़ता है, और वो क्वालिटी ऑप्टिमाइज करने के लिए उनका रोल बहुत बड़ा होता है। तो इस हम सॉल्व करने के लिए हम को फाउंडर सोचें क्यों ना हम एआई का जो है इस्तेमाल करें, मदद लें, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का इनपुट लेते हुए एआई मॉडल बनाएं। वो क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन भी करेगा और जो है प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव करेगा, कॉस्ट को भी जो है काफ़ी अच्छा कंट्रोल में रखेगा। तो ये जो है सोच से जो है हमने जो है एआई मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़े हैं। बिल्कुल, और हम यही चाहेंगे कि जिस तरह की सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह का फ़र्क पैदा करना चाहते हैं, वो बराबर कायम रहे और आपका कारोबार ऐसे ही आगे बढ़े। एक चीज़ जिसको लेकर सवाल उठते होंगे, मेरे ख्याल से आपसे भी बार-बार बातचीत होती होगी, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। इसे एक थ्रेट के तौर पे भी देखा जा रहा है, इसे अपॉर्च्युनिटी के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल ये पूरा इकोसिस्टम अभी फ़िलहाल कैसा है, भारत के नज़रिए से समझना चाहें तो? देखिए, हम जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में, जो इंडस्ट्री में जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है उसको ऑप्टिमाइजेशन करने में जो है लगे हुए हैं। वहाँ पर जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में जो है आपको काफ़ी समय नहीं मिलता है ऑप्टिमाइज करने के लिए। यदि आप रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे तब जाकर जो है आपको क्वालिटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप मैन्युअली करेंगे, मैन्युअली आप जो है ऑपरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कभी नहीं कर सकते हैं। तो एआई जो है इस स्पेस में जो है आपको काफ़ी मदद करता है कि प्रॉब्लम्स क्या है समझने में, और कैसे उसको जो है पहले से ही जो है समझते हुए एडजस्ट कर सकते हैं बोल के। तो मैं बोलूँगा कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एआई जो है काफ़ी हद तक जो है प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री में मदद करेगा। बिल्कुल, और कोई भी टेक्नोलॉजी जो होती है वो शुरू में थोड़ा सा डराती है, लेकिन आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरह से भारत ने अडॉप्ट किया है और ख़ासतौर पे स्टार्टअप्स ने जिस तरह से इसे स्वीकार करते हुए नए नए सोल्यूशन सामने लाए हैं, वो अपने आप में संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। चलिए, मेरा अगला सवाल आपके ग्रोथ प्लान्स और आउटलुक को लेकर है। किस तरह की तैयारी है? नई डेमोग्राफीज की बात करें, चूंकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दखल बढ़ा रहे हैं, तो क्या तैयारी है इसके लिहाज से? हाँ जी, तो हमारे जो है सबसे भी ज़्यादा क्लाइंट्स इंडिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका से है। इनमें से मैं कुछ बड़े ब्रांड से जैसे कि आईटीसी, आदित्य बिरला, जेके कह सकते हैं। लेकिन अभी हम अपने ऑपरेशंस को ग्लोबल स्तर पे ले जाने तैयारी में है। उसमें जो है अमेरिकन मार्केट में जो है कदम रखा है। आगे हम लैटिन अमेरिका, यूरोप, साउथ एशियन मार्केट्स में भी अपनी जो है निशाना बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि और ज़्यादा तरक्की हो और ज़्यादा दायरा बढ़े, विस्तार और हो कंपनी का, ताकि नौकरियों के और मौके पैदा हों, युवाओं को और रोज़गार मिले, नए-नए जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका भी हौसला बढ़े। चलिए, जब बात यंग एंटरप्रेन्योर्स की हो रही है अर्जुन, तो एक सवाल मेरा ये है कि क्या टिप्स देंगे? आपको तो अच्छा खासा अनुभव हो गया, अब यंग माइंड से मिलते भी रहे होंगे आप। क्या टिप्स देंगे? उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी स्टार्टअप में आगे आने के लिए? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो अपने कस्टमर्स के जो रिक्वायरमेंट्स और उनकी प्रोसेस को अच्छे से जानें और अपने प्रोडक्ट को इसी हिसाब से बनाएं। ये आपको प्रोडक्ट को स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा, क्योंकि एक बार अगर कस्टमर प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो उसके बाद हम सिर्फ उसके इम्प्रूवमेंट्स पे ध्यान देना है। तो मैं ये बोलूँगा कि पहले कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट और उनका प्रोसेस को बहुत अच्छे से जानें। बिल्कुल, तो ये बातें गाँठ बाँध लीजिए आप सभी जो भी यंग एंटरप्रेन्योर सुन रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि आपको इन्हीं अनुभवों का लाभ लेना है और इन सारी बातों का मकसद ही यही है कि हम आपको बेहतर एक तस्वीर साफ करें। शुक्रिया करेंगे अर्जुन हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। आपको, आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही स्टार्टअप इकोसिस्टम में योगदान जारी रहे और आपका कारोबार आगे भी और बेहतर हो, यही हमारी शुभकामनाएं। शुक्रिया हमें समय देने के लिए। यहां मैं रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के पार जब लौटेंगे तो एक खास इंटरव्यू मैं आपके लिए लेकर आऊंगा मनु अवस्थी, जो कि